नम्मा का फिजिक्स है एनसीईआरटी सिलेबस से। तुम लोग को पहला चैप्टर का साइंस एंड मेजरमेंट विज्ञान और मापन का पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हम बतला दिए थे आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। आधारी राशि का अलग मात्रक यानी यूनिट होता है, अब व्युत्पन्न राशि का अलग यूनिट होता है। यूनिट मतलब माप, स्टैंडर्ड माप जो सारी दुनिया में चलता है। इन सबों की चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी है ना। तो जब ये मात्रक है तो हो गया स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी मानक माप। किसी भी राशि की मानक माप होती है जिसे सारी दुनिया मानती है। जैसे लंबाई का मानक माप सेंटीमीटर, मीटर, ये सब बतलाया है ना, किलोमीटर। सेकंड का मानक माप यानी यूनिट, समय का सेकंड, मिनट, घंटा। तो इन सबों की चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन है आधारी मात्रकों की प्रमुख प्रचलित पद्धतियों का वर्णन करें। आधारी मात्रक यानी बेसिक, आधारी मात्रकों की प्रमुख प्रचलित पद्धतियों का वर्णन करें जो पहले पूरे विश्व में प्रचलित थी। यानी ये बेसिक यूनिट जो है, तो जैसे हम अपने बारे में बतला रहे हैं। जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय में माप चलता था। जैसे अभी हम लोग मान लो किसी को चावल लेना है 5 किलोग्राम चावल, 4-5 दिन का भोजन बनाएगा तो 5 किलोग्राम चावल चाहिए। तो किसी को 1 किलोग्राम, देखो ध्यान दो, 1 केजी, केजी का अर्थ किलोग्राम, कैसे किलो, जी से ग्राम, ये सब भी जस्ट आगे बतलाएंगे। तो 1 किलोग्राम कोई चावल लिया तो हमको याद है बचपन में 1 किलोग्राम को क्या कहा जाता था, इसको दूसरे ढंग से कहते थे 16 क न व आकार, कनवा, कनवा, 16 कनवा 1 किलोग्राम। इसका मतलब 8 कनमा आधा किलोग्राम, 4 कनमा 250 ग्राम। तो ये कुछ ही जगह चलता था। कहने का अर्थ है जब ये तू लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाता तो इसको कोई जानता ही नहीं था। कैसे, जैसे तू लोग मैथिली में बोलते हो, यहाँ से जब बाहर जाओगे, बिहार से बाहर बहुत जगह मैथिली में बोलोगे, पते नहीं चलेगा। मैथिली समझने वाला कुछ सीमित एरिया में है न जी। कोई बंगाल का लड़का आकर के यहाँ बंगाली में हम लोगों से बात करेगा तो हम लोग मुँह ताकते रह जाएंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज है। जिस क्षेत्र में बंगाली बोला जाता है वह क्षेत्र बंगाल है। अब बंगाल में भी जो बाहर का बस गया वो बंगाली सीखेगा तब बंगाली भाषा को समझेगा। तो इस पर आओ, माप तौल की जो पद्धति है, जैसे हम लोग लंबाई के लिए क्या प्रयोग करता था, मतलब पहले के ज़माने में किस देश में लंबाई के लिए क्या प्रयोग करता था, LMT। L से क्या हो गया लेंथ, M से मास, T से टाइम यानी लंबाई। इसके बाद ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया समय। तो अभी तक पढ़े हो, यही है तुमको ड्राइव्ड राशि है, व्युत्पन्न राशि की आधारी राशि है। आधारी राशि है। इसी को आधार बना करके जो उत्पन्न होता है नई राशि, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो पहले के समय में 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, अगर हम लोग लंबाई के लिए अभी वर्तमान में मीटर का प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है अभी,
और समय के लिए सेकंड का अभी प्रयोग किया जाता है। तो वर्षों पहले लेंथ मास टाइम अर्थात LMT के लिए सब देश में मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता था। सब देश में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग नहीं किया जाता था। सब देश में समय के लिए सेकंड का प्रयोग नहीं किया जाता था। या मान लो ये दो ठो का अलग अलग इसका सब देश में प्रयोग किया जाता था। यानी अलग अलग देशों की जैसे भाषा होती है ना, उसी तरह वर्षों पहले अलग अलग देशों में माप तौल की अलग अलग पद्धतियाँ थी, अलग अलग तरीके थे। जैसे अभी उदाहरण दिए ना, 16 कनमा 1 किलो कहा जाता था। अब कोई नया क्या, हमको लगता है जो भुला गया लोग, कनमा भी कोई चीज़ होता है। तो आधारी मात्रकों की प्रमुख प्रचलित पद्धतियों का वर्णन करें जो पहले पूरे विश्व में प्रचलित थी, लेकिन अब नहीं है। अभी भी है, लेकिन विश्व स्तर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लोकल स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है पद्धति। पहले इसको समझना है, जो पद्धति किसको कहेंगे। तुम लोगों को मालूम है इसका इंग्लिश है सिस्टम। पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम। तो पद्धति या सिस्टम का क्या अर्थ होता है, बोलो, मालूम है? नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं। इसका दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है तरीका। जैसे कुकर बहुत बाद में आया है, कहने का अर्थ भगवान राम के ज़माने में कुकर में दाल नहीं बनता होगा, कि बनता होगा? नहीं बनता होगा। उसमें कुकर का आविष्कार नहीं हुआ था, प्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, बहुते कुछ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वर्तमान की ही बात करो, गांव घर में अभी भी 95% नहीं 99% यानी 99% आदमी खाना जब बनाता है तो चावल हंडी में बनाता है। बनाता है ना जी? हंडी मतलब ऐसा बर्तन होता है, मिलता जुलता होता है। ये यहाँ थोड़ा ऐसे रहता है ना, इस टाइप के बर्तन में चावल बनाता है, जिसको हंडी कहते हैं। दाल भी उसी में बनाता है। जो थोड़ा डेवलप फैमिली है, अच्छा खासा कमाई करता है, देखना आदमी भी कोई खास नहीं है, 3-4 आदमी का परिवार है, तो कुकर में चावल बना लेता है, कुकर में सब्जी दाल सब कुछ बना लेता है। तो कहीं पर भोज उज होता है तो हंडी भी बेकार है, कुकर भी बेकार है, क्योंकि भोज में मान लो 100 आदमी का खाना बनाना है। तो ऐसी स्थिति में खाना बनाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीक़ा का मतलब कोई कुकर में बना रहा है चावल दाल सब्जी, कोई ये कुकर छोड़कर अन्य बर्तन में बना रहा है, कोई जो है मतलब हम लोग देखें बचपन में मिट्टी का भी बर्तन होता था, जो हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता था। मिट्टी का बर्तन अभी शायद खोजने पर नहीं मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, तरीका, खाना बनाने के तरीके को हम सिस्टम कहेंगे तुम्हारे यहाँ खाना बनाने का क्या सिस्टम है। तो कोई सिस्टम का दो अर्थ होता है, ये बहुत पीछा करेगा, इकोनॉमिक्स से लेकर के साइंस में बहुत जगह इसका सिस्टम का व्यापक प्रयोग यानी भारी प्रयोग होगा, इसलिए इस शब्द को अच्छी तरह समझ लो। ये आर्ट का भी है, साइंस का भी है। तो एक तो इसका अर्थ होता है तरीका। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने का कैसा सिस्टम काम करता है, यानी कैसा तरीका लोग अपनाता है, किस सिस्टम को अपनाता है, तो हम लोग कहेंगे ग्रामीण इलाके में 95% नहीं कहो 99% को किस चीज़ में बनाता है, तो कुकर में खाना नहीं बनाता है।
लोहिया होता है, हंडी होती है, इस सब में बनाता है ना। तो कहेंगे खाना बनाने, और मान लो दो आदमी है ए और बी, तो एक आदमी ये शहर का है, ठीक है, ये है तुमको ग्रामीण इलाके का है, तो इसके यहाँ कुकर में खाना बनता ही नहीं है, दाल हो या सब्जी हो या कुछ भी हो, इसके यहाँ दाल सब्जी भात सब कुकर में बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं तुम्हारे यहाँ बी के यहाँ खाना बनाने का तरीका अलग है, खाना तो वही होगा, दाल भात तरकारी होगा ना, लेकिन ए के यहाँ क्या है, खाना बनाने का तरीका, मतलब खाना बनाने का तरीका अलग है, समझ गया। तो सिस्टम का एक अर्थ होता है तरीका। अब देखो, आधारी मात्रकों की प्रमुख प्रचलित मतलब फेमस पद्धतियों का वर्णन करे। प्रचलित पद्धतियों यानी पद्धति का बहुवचन हो गया पद्धतियों, तो पद्धतियों के यहाँ क्या अर्थ हुआ, तरीका। तो प्रमुख प्रचलित तरीकों का वर्णन करे, जो कौन सा तरीका माप तोल के लिए किस देश में कौन सा तरीका अपनाया जाता था। तो एक पद्धति का मतलब क्या हो गया, तरीका, समझा। दूसरा अर्थ होता है सिस्टम का अर्थ, जैसे हमारा देश है, चलो ध्यान से सुनो, आर्ट में भी काम करेगा। तो कोई भी देश एक सिस्टम है, कहो कैसे है सिस्टम। तो देश के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहला चाहिए, देखो कोई भी देश कैसे बनता है, आर्ट की भी बात हो गई, बहुत फायदा करेगा। तो किसी भी देश को बनने, देश एक सिस्टम है, इसका अर्थ हुआ देश के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक बातें चाहिए। जैसे अगर तू मान लो मिठाई बनाओगे, तो मिठाई किसी रसगुल्ला बनाना है, तो रसगुल्ला किसी पेड़ पौधा में नहीं पैदा होता है, ये आर्टिफिशियल है, मनुष्य को बनाना पड़ता है। इसके लिए दूध खरीदो, फटौन चाहिए, क्या क्या चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो उसी तरह एक देश के लिए क्या क्या चाहिए ताकि एक देश का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले ज़मीन चाहिए। जैसे हम लोगों का देश इंडिया है, भारत है, तो भारत के पास अपना ज़मीन है ना, चारों ओर से नक्शा के अनुसार इतना क्षेत्रफल वाला जगह हो गया, भारत कहलाएगा। तो अगर सिर्फ ज़मीन ही रहे तो देश का निर्माण होगा, बोलो तो। ज़मीन है लेकिन एको आदमी नहीं है, इसका मतलब दूसरा चीज़ क्या चाहिए, जनता। जनता, यानी जिसको हम लोग जनसंख्या बोलते हैं, समझ रहा है बात को। तो दूसरा फैक्टर क्या है, जनसंख्या। इसको संक्षेप कर देते हैं, आर्ट का चीज़ है लेकिन फिर भी समझ जाओगे। तो देश एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, दूसरी जनसंख्या चाहिए, तीसरा देश को चलाने, अरे भोजन नहीं चाहिए, मतलब किसी भी देश के निर्माण के लिए देश एक ऐसा सिस्टम है जिसके निर्माण के लिए हमें ज़मीन चाहिए, पहला शर्त। दूसरा, ज़मीन है लेकिन एक भी जनसंख्या नहीं है, वह देश नहीं कहलाएगा, यानी जनसंख्या चाहिए। और जितना ज़मीन पर ये जनसंख्या रह रहा है, इसको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए ना। पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए हॉस्पिटल चाहिए। मारपीट ये जनसंख्या में हो जाएगा तो ये भी अच्छी बात नहीं। अदालत चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, पुलिस व्यवस्था चाहिए, पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रोफेसर ये सब चाहिए, यानी बहुत तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये व्यवस्था जनता के द्वारा चुनी गई सरकार करे या कोई हिटलर जैसा शासक हो जाए, तानाशाह, वो करे, लेकिन सरकार चाहिए ना। तो तीसरा फैक्टर है सरकार। और अंतिम चौथा फैक्टर है संप्रभुता। तो
ये एक अलग टॉपिक है संप्रभुता, समझा। इसका अर्थ हम बतलाएंगे, लेकिन ये 3 बात को तो तू लोग जान रहा है ना। किसी भी देश के निर्माण के लिए 4 फैक्टर चाहिए। पहला जमीन होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो फिलहाल संप्रभुता को बतलाएंगे तो ये साइंस चल रहा है, टाइम लग जाएगा। लेकिन देश एक कैसा सिस्टम है, तो देश एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को चलाने के लिए हमें जमीन चाहिए, जनसंख्या चाहिए, सरकार चाहिए और संप्रभुता चाहिए। इस चारों में से कोई एक माइनस कर दो तो वह देश नहीं कहलाएगा, समझ गया। तो अरे फिर बिजली तो मान लो पावर प्लांट सरकार बैठाएगी तब ना बिजली, समझ रहे बात को। या प्राइवेट आदमी बैठावे, 2 तरह की बात होती है। एक सरकार जो काम नहीं करती है सौंप देती है जनता को, लो जिसके पास बहुत पैसा है चलो बिजली के लिए पावर प्लांट बैठा लो। जनता के लिए स्कूल भी प्राइवेट होता है। यानी ये 4 ही चाहिए। देश कैसा सिस्टम जिसके लिए इन चारों की आवश्यकता होती है, तब इन चारों से देश का निर्माण होगा। तो देश एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, तो जिसके लिए 4 फैक्टर चाहिए। सिस्टम का अर्थ समझ लो, एक तो बतला ही दिए, दूसरा बतला रहे हैं। इसके बाद आ जाओ, कोई स्कूल है या कॉलेज है, या स्कूल कॉलेज शिक्षा के लिए होता है ना, तो स्कूल एक सिस्टम है जिसके लिए हमें क्या चाहिए, तो स्कूल के लिए चाहिए जमीन। पानी में देखा है स्कूल, समुद्र में तो नहीं बनाएगी सरकार या कोई प्राइवेट व्यक्ति। दूसरा जमीन हो गया तो स्टूडेंट तब आएगा जब मकान बनेगा, स्कूल का भवन होता है ना। तो दूसरा फैक्टर भवन, चलो जमीन भी उपलब्ध है, उस पर भवन बना दिया गया स्कूल के लिए। एको ठो मास्टर को नहीं देंगे टीचर को, तब क्या विद्यार्थी पढ़ लेगा, नहीं न पढ़ेगा। तो तीसरा हो गया टीचर, यानी शिक्षक चाहिए, लेक्चरर प्रोफेसर चाहिए। चौथा जमीन भी है, मकान भी है स्कूल का, शिक्षक भी आ रहा है, लेकिन एको विद्यार्थी नहीं है, तो वह स्कूल नहीं कहलाएगा। तो चौथा क्या चाहिए, विद्यार्थी। बोलो, है ना ऐसी बात। तो स्कूल कैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो एक निश्चित जमीन पर, निश्चित क्षेत्रफल वाले जमीन पर भवन बना रहता है। इसमें शिक्षक रहते हैं, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं। जब ये भवन बोले तो उसमें सब कुछ आ गया, बाउंड्री से घेर दिया जाएगा, भीतर में चापाकल होगा, बेंच डेस्क होगा, ये सब अलग से नहीं हम लिख रहे हैं। तो स्कूल एक सिस्टम है जिसका निर्माण किस चीज़ से होता है, तो कम से कम ये चारों से। हाँ, तो स्कूल जो सरकार खोलती है, तो देश में बतलाए ना कि सरकार स्कूल पर नियंत्रण करने के लिए नियम कानून बनाती है ना। जो कौन शिक्षक आएगा नहीं आएगा, कितने शिक्षक की आवश्यकता है, कितना विद्यार्थी है, उसके अनुसार शिक्षक होता है। चपरासी होता है, घंटी मारने वाला, घड़ी उड़ी टंगी रहती है जो 10 से 4 पढ़ाना है। तो इसी में सब आ गया ना जी। फिर कहोगे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, जिला, ये भी सिस्टम है। तो सिस्टम का अर्थ समझ गया। तो एक तो हो गया तरीका, दूसरा हो गया किस टाइप का, किसको सिस्टम कहेंगे, यह बात दिमाग में आ गई। तो अब ये सब अच्छा से समझो, बतलाते हैं। चलो अब अगली बात को समझो। जहाँ भी शंका हो वहाँ निश्चित तौर पर पूछो। कोई मन में ऐसा प्रश्न आवे जो पूछना जरूरी है तो पूछना है। अब जैसे आधारी मात्रकों की प्रमुख प्रचलित पद्धतियों का वर्णन करें जो पहले संपूर्ण विश्व में प्रचलित थी। तो बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित थी। पद्धति का अर्थ यहाँ पर क्या हम लोग लेंगे, तरीका, यानी कौन कौन से तरीके प्रचलित थे। तो मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी।
पहला हो गया तुमको, इसको हम लिख पाएंगे, फिलहाल समझते चलो। पहला हो गया FPS पद्धति, ठीक है। दूसरा हो गया CGS पद्धति। तीसरा हो गया MKS पद्धति। संपूर्ण विश्व में ये तीन ही तरह की मुख्य रूप से, यानी और भी थी, लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों पद्धतियां यानी तरीके संपूर्ण दुनिया में प्रचलित थी। इसको हाँ प्रचलित थी, यानी अभी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ अभी नहीं है। तो अभी क्या अपनाया गया है तो नेक्स्ट पार्ट में बतलाएंगे। मात्रकों यूनिट का इंटरनेशनल पद्धति, यानी पूरे विश्व में अगर हम लोग आदमी को आदमी कहेंगे तो दूसरे देश में आदमी को मनुष्य नहीं कहेगा। कहने का अर्थ ये है, हवा को हवा ही कहेंगे पूरे दुनिया में, तो एयर नहीं कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ पूरे दुनिया के लिए वर्तमान में अब एक ही पद्धति लागू कर दिया गया है, जिसको ऐसा पद्धति कहते हैं कि पार्ट 8 में बतलाएंगे। फिलहाल इस पर ध्यान दो। तो तीन तरह की पद्धतियां प्रचलित थी। FPS, तो देखो ऐसे इसको समझो, LMT याद रह जाएगा ना। तो FPS पद्धति में लेंथ लंबाई के लिए हाँ, L यानी लंबाई के लिए फुट का प्रयोग किया जाता था। फुट कहो या फीट कहो, बहुत सारे देशों में। M से मास के लिए पाउंड। हाँ, P से हो गया पाउंड, समझा। P से हो गया तुमको पाउंड। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मास के लिए। M से मास हो गया, इसके लिए द्रव्यमान, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता था? पाउंड का। जैसे जापान पर अमेरिका 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया। तुम लोग पढ़ोगे, हम लोग तो इंग्लिश में पढ़े थे, जो सब्जेक्ट में इंग्लिश आता है ना। फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 1945। दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था। ये चर्चा इसलिए किए, जो परमाणु बम गिराया गया था उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा न जी। तो संभवतः 5 पाउंड से थोड़ा कम ही का था। तो कहोगे 1 पाउंड अभी कितना किलोग्राम होता है या कितना ग्राम होता है? तो 1 किलोग्राम से कम होता है 1 पाउंड। ये सब बतलाएंगे, पहले इस पर आओ। तो लेंथ के लिए F यानी फुट या फीट, दोनों एक ही चीज है। लिखा है ना तुम लोगों को मैथ में, 1 फीट बराबर 12 इंच बराबर 1 फीट या 1 फुट, तो वही वाला फुट। मास के लिए पाउंड का प्रयोग किया जाता था। T से टाइम, टाइम के लिए S से सेकेंड, समय के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता था। ये FPS पद्धति में ऐसा होता था। जिन देशों ने FPS पद्धति माप तौल की, माप का मतलब कपड़ा लोगे तो मापना पड़ता है, कितना माप का कपड़ा तुमको शर्ट बन जाएगा। तो कोई कहता है 1 मीटर, कोई कहता है आधा मीटर, कोई 1.5 मीटर। माप एवं तौल, तौल तराजू से तौलते हैं, तो माप कपड़े की माप, लंबाई की माप, बहुत कुछ की माप होती है। एवं तौल, माप तौल के लिए क्या क्या? तौल का मतलब तौलना, तराजू से तौलो। आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, किसी भी दुकान में 100 ग्राम चीनी लेना है तो कंप्यूटर पर चढ़ा देता है, तो डाटा निकल जाता है 100 ग्राम हो गया, तो चलो तुम्हारा 100 ग्राम चीनी हुआ है, नहीं सी बात। तो मास के लिए पाउंड का और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। जैसे क्वेश्चन पूछेगा
FPS पद्धति में मास के लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प में देगा किलोग्राम, दूसरा ग्राम, तीसरा मान लो दे दे मिलीग्राम, चौथा में पाउंड। तो इस सबको अच्छा से समझते जाओ। तो FPS पद्धति में लेंथ, मास और टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लेंथ के लिए फुट या फीट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है। तो इसमें अब आ जाओ CGS पद्धति में। यह भी बहुत सारे देशों में लागू थी यह पद्धति, CGS पद्धति। तो इसके लिए LMT, लेंथ के लिए C से हो गया सेंटीमीटर, समझा? C से क्या हो गया? सेंटीमीटर। G से मात्रा, द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता था। और T से टाइम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही क्लियर है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना? जैसे कोई पूछे CGS पद्धति में टाइम के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? समय की माप के लिए, तो LMT याद रखना। समझ रहा है बात को? तो टाइम के लिए सेकंड। देखो एक विशेषता है, तीनों पद्धति में समय के लिए सेकंडे का प्रयोग किया जाता था। जैसे इसमें भी बतलाया समय के लिए सेकंड FPS पद्धति में, CGS पद्धति में भी टाइम के लिए सेकंड का ही प्रयोग। MKS पद्धति में जो बहुत सारे देशों में लागू थी, तो M से हो गया मीटर, समझा? K से हो गया मास के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड। तो ऐसे ही याद रखना। पद्धति एक ही टाइम में चालू थी कि अलग अलग टाइम? पहले कौन सा? मतलब 1960 ईस्वी के बाद संपूर्ण दुनिया के लिए एक ही पद्धति बना दिया गया, जिसको संक्षेप में कहते हैं SI पद्धति। ये पार्ट 8 में बतलाएंगे। तो इससे पहले वाला? इससे पहले 1960 ईस्वी से पहले इन पद्धतियों, अलग अलग देश, मान लो 10 को देश इसका प्रयोग कर रहा है, तो 50 को देश इसका कर रहा है, 70 देश इस पद्धति का प्रयोग कर रहा है। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति का प्रयोग करता था माप तोल के लिए। तो बोलो इसको समझ गया तो हम लिखने का काम करें? हाँ समझ। ठीक है, आप लिख देते हैं तो लोग उतारो। देखो हम लिख दिए हैं, जो बतलाए हैं उसको लिख दिए हैं। पूरे विश्व में पहले माप तोल की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित थी। द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट वेर प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। FPS पद्धति, ये F है पहला, दूसरा CGS, तीसरा MKS। तो इसी में तुम लोग को मुख्य रूप से याद रखना है क्या? LMT, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के लिए FPS में बोल ही दिए हैं फुट, F से फुट, लेंथ के लिए P से पाउंड, द्रव्यमान के लिए S से सेकंड, समय के लिए। क्लियर है ना ये सब? CGS पद्धति तो याद रखना LMT, L यानी लेंथ के लिए, C से सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, LMT, T से टाइम, समय के लिए सेकंड। इसमें भी क्लियर है। MKS पद्धति तो LMT याद रखना, लेंथ के लिए M से मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। समझ गया? किसी को कोई शंका नहीं ना? तो अगले पार्ट में तुम लोगों को SI पद्धति बतलाएंगे।